हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। तो बच्चों, हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों को कुछ सुना सुना, जाना जाना, पहचाना सा नहीं लग रहा है? ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना। हाँ जी, पहले चैप्टर में बात करी थी हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करी थी वहां पर, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलते हैं हम लोग इस सफर की ओर। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे होते हैं। मान लो इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2d है, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, समान परिमाण के तथा चिन्ह में विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी 2d पर रखे होते हैं। 2d हो, 2l हो या 2a हो, कोई भी आप दूरी ले सकते हैं। वो तो हम लोग अज्यूम करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आपने यहाँ पर एक और राशि से रूबरू हुए होंगे जिसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। वो होता है Q इंटू 2d। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी जो कि कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और जिसकी जो दिशा होती है बेटा, दिशा होती है वो आप लोग जानते हो -q से +q की ओर होती है। मतलब इसकी दिशा जो होगी वो किधर होगी? -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो यहाँ तक इतना हम लोगों को पता था, पहले हम लोग जाने थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को बता दिया जाए ताकि चीजें फिर से रिवाइज हो जाए और इस चीज को हम लोगों को आसानी से समझने में मदद मिल जाए। ठीक है, आसानी से क्लियर हो जाए। चलो आ जाओ बेटा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, ओके सर जी, अक्षीय स्थिति में बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हम अक्षीय स्थिति में ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है सर जी, बताइए। आप ध्यान दे रहे हैं हम लोग? ओके, यही आपका काम ही है, आप ध्यान दें। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव। बीच की दूरी मैंने मान ली कि ये जो है 2d है, तो ये सेंटर है, सेंटर से ये दूरी d और d में बढ़ जाएगी। ठीक है, अक्ष कैसा होगा इसका? तो आप जानते हो अक्ष वह होता है, अक्ष वह रेखा होती है जो दोनों आवेशों को मिलाते हुए जाती है। तो ये इसका अक्ष होगा। और यहाँ पर हमको कोई बिंदु हमने ले लिया P, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ गए? ओके, तो इस बिंदु P की हम लोग जो द्विध्रुव के केंद्र होती है वहां से दूरी को लेते हैं। हमने मान लिया कि ये दूरी जो है बेटा r है, ये दूरी r है। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? ओके, ठीक है भैया, समझ गए सर जी। हाँ बेटा, एक चीज आपको बता दें कि जो विभव है ना वो तीव्रता से सिंपल है, बहुत आसान हो जाता समझना। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो है अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में, पिछले सेशन यानी कल के सेशन में बात कर रहे थे कि जो विभव होता है वो कितना होता है? KQ/R। ये हम लोग देखे थे, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पर अदिश राशि में केवल और केवल हमको यहाँ पर जो आवेश है उसके बारे में ध्यान देना होता है कि चिन्ह के साथ रखते हैं। और जो भी बिंदु P पर विभव होगा, जो भी बिंदु P पर विभव होगा, हम सभी को क्या करेंगे? परिमाण लेना होता है। तो केवल और केवल परिमाण को हम लोग लेकर जोड़ देंगे, जो भी विभव होगा वही होगा। समझ गए ना भैया? समझ गए। लेकिन तीव्रता में क्या था? तीव्रता में हम लोग को देखना पड़ता था, अगर एक से ज्यादा लग रहे होंगे तो वहां पर हमें वहां पर एंगल देखना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक सदिश है A, एक ये सदिश B है और किसी कोण थीटा पर लगे हैं, तो इनका परिणामी ये C जो है, C बराबर क्या होगा? √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा वाली जो झंझट है यानी कि लोचा है वो खत्म हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पर दिशा हमको देखनी नहीं है, केवल और केवल परिमाण देखना होगा। और परिमाण में हम लोग चिन्ह को ध्यान देखते हैं। ठीक है, चिन्ह सहित रखते हैं, चिन्ह का ध्यान देते हैं। ओके, क्लियर? चलो, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दो आवेश रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, जरा दिमाग लगाओ आप लोग। मैं अगर -q के बारे में सोचूं, -q आवेश के कारण अगर मैं बात करूं, आवेश के कारण बिंदु
P पर विभव, तो वो कितना होगा B माइनस क्यू बराबर के क्यू अपान आर। आर हमको चाहिए होगा, आर मतलब इस आवेश से बिंदु P की दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी, दिमाग लगाओ थोड़ा, ये दूरी कितनी है आर है, ये कितनी है डी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस डी या डी प्लस आर। ठीक है, आर प्लस डी, समझ गए ना। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर मैं प्लस क्यू आवेश के बारे में सोचूं, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव के बारे में सोचूं, ध्यान दीजिए, तो उसे मैंने बोल दिया B प्लस क्यू, क्या होगा के, हाँ जी माइनस क्यू है तो यहाँ पर चिन्ह सहित मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस क्यू की वजह से मैंने क्या बोला कि चिन्ह सहित ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। ओके सर जी, यहाँ पर कितना होगा प्लस क्यू अपान आर। आर का मतलब यहाँ पर जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो इस आवेश से ये दूरी चाहिए होगी। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है आर है, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, इतनी दूरी माइनस कर दो ना, और ये दूरी है कितनी डी, तो आर में से इतनी दूरी निकालेंगे तो कितना बचेगा आर माइनस डी, तो ये दूरी आ जाएगी आर माइनस डी। समझ गए ना आप लोग, क्लियर है ना। ओके, तो ये आ गई हमारे पास बिंदु P पर इन दोनों आवेश की वजह से इतना विभव। तो बिंदु P पर विभव, कुल विभव कितना होगा, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव तो वो होगा B बराबर B माइनस क्यू प्लस B प्लस क्यू। तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, B माइनस क्यू कितना है, B माइनस क्यू है माइनस का के क्यू अपान आर प्लस डी, और प्लस B प्लस क्यू कितना है, वो है के क्यू अपान आर माइनस डी। तो के क्यू हमको कॉमन मिल रहा है, निकाल लीजिए, के क्यू कॉमन मिल गया सर जी। ठीक है, ये प्लस का है तो मैंने इसको पहले इधर लिख लिया ऐसे, और ये माइनस का है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों को, बस इसको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब कि यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग ले तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा आर माइनस डी आर प्लस डी। हाँ जी भैया, यही तो आएगा ना। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, एक के साथ होगा तो आर प्लस डी, इधर इसके साथ होगा तो ये माइनस चिन्ह की वजह से ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। इस माइनस की वजह से गुणा जब करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का आर और प्लस का डी। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा आर माइनस डी आर प्लस डी। अब इसका गुणा जब इधर करोगे तो ये कट जाएगा, आर प्लस डी आएगा, आ गया। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया माइनस का और ये प्लस का। समझ गए ना, ठीक है भैया। ओके, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आ गया कितना के क्यू डी प्लस डी टू डी, तो के इंटू टू डी अपान ये देखो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो बी बराबर आ गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे वर्गांतर का फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है पी, अभी हमने बताया था Q इंटू टू डी क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया हमारे पास के पी अपान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो आर है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, डी की अपेक्षा। डी वैसे भी पहले से ही 2D बहुत अल्प दूरी होती है, और डी करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो आर बहुत ही बड़ा होगा उसकी रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। आप लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज को समझना। वैसे भी जब छोटी चीज है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज्यादा छोटी हो जाती है, और बड़ी चीज है उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 5 का वर्ग किया तो वो 25 मिलता है, लेकिन 0.5 का वर्ग करेंगे तो वो और भी छोटा होगा, कितना मिलेगा 0.25। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25, सही है ना, हाँ सही है, तो छोटा ही हो गया ना। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है, हंस के आ रहे हो आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये देखो, ये जब छोटा हो जाएगा तो हम इसे निग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास के पी अपान आर स्क्वायर, के पी अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर के की वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि निरक्षीय स्थिति में जो हमारे पास तीव्रता निकल के आई है वो कितनी, पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, के पी अपान आर स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर, और आप लोग जानते हो इसका मात्रा क्या होता है, जूल प्रति
कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश की वजह से जो विभव निकल के आया बिंदु पी पर, वो ये निकल के आया, और परिणामी जो है हम लोगों को देखना था, तो वो कितना होगा, सीधी सी बात है, अदिश राशि है तो हम लोगों को सीधे परिमाण की जरूरत होती है, तो जोड़ देंगे तो वो हमारे पास निकल के आया कितना, b बराबर kp/r²। तो अब से मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बारे में बात करूं, पी के बारे में, तो वो माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो इसी की दिशा में ही तो बिंदु पी है। ओके, बिंदु पी है, और वहां पर हम लोगों ने तीव्रता देखी तो वो कितनी आई, kp/r²। ठीक है, तो ये है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में। चलिए बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होगी। निरक्षीय स्थिति में, हाँ जी भैया, चलो हम लोगों ने वहां पर भी तो बात करी थी, याद है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में भी तो चर्चा की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, चलो आ जाओ भाई। तो ये रहा आपका माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, ये है आपका केंद्र इसका। ठीक है, ये दूरी d, ये भी दूरी कितनी d। तो निरक्षीय स्थिति में एक बात करनी है, तो निरक्ष रेखा क्या होती है, जो कि इसके केंद्र पर लंबवत हो, तो ये केंद्र पर लंबवत रेखा, ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगी इसकी। इस दूरी को मैंने मान लिया कि ये r दूरी है और ये बिंदु P है, जहां पर विभव के बारे में हम लोगों को सोचना है, उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो चलो ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस आवेश की वजह से भी देखने को मिलेगा और इस आवेश की वजह से भी देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, विभव देखने को मिलेगा बिंदु P पर। ठीक है सर, ओके, हाँ जी भैया। तो ध्यान दो, मैं अगर माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी के बारे में अगर सोचूं, तो आप जरा मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी भाई। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये दूरी r है और ये d है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √r² प्लस d²। समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार ये भी कितनी होगी, वही दूरी हो जाएगी r² प्लस d²। होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हैं ना आप। ये भी दूरी सही से लिख दूं, एक मिनट, इसको मैं लिख दूं सही से, r² प्लस d²। तो बिंदु P पर हमको दिशा के बारे में तो सोचना नहीं है कि हाँ दो सदिश ऐसे ऐसे लग रहे हैं तो इनके बीच का कोण थीटा है, तो हमको दिशा देखनी होगी, नहीं, क्योंकि हम लोगों को परिणाम यहाँ पर परिमाण देखना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अदिश राशि है इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बिंदु P पर जो परिणामी आएगा हम लोगों को देखना होगा, वो कितना होगा भाई। अभी हम लोग जानते हैं B बराबर, यहाँ पर देखेंगे तो वो हमको मिलेगा माइनस क्यू आवेश की वजह से और प्लस क्यू आवेश की वजह से, ये देखने को मिलेगा। माइनस क्यू आवेश की वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग वो जानते हैं के माइनस क्यू, चिन्ह सहित रखेंगे हम लोग, परिमाण लेते हैं केवल, है ना। और बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, वो है √r² प्लस d²। यहाँ पर बात करें तो वो k प्लस क्यू अपान दूरी कितनी वही है r² प्लस d²। तो दोनों चीजें क्वांटिटी में एक जैसी है, लेकिन चिन्ह में कैसी अपोजिट है। ये प्लस की है, माइनस की कट जाएगी, कितना आ जाएगा, b बराबर 0। कितना आ जाएगा, b। तो निरक्षीय स्थिति में आपने देखा, क्या देखा कि निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान है वो कितना आया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बारे में बात करूं, तो उसकी दिशा किधर हो गई भाई, माइनस क्यू से प्लस की ओर। और आप देखो निरक्ष वाला बिंदु क्या है, उसके लंबवत है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में ही बिंदु है, तब वहां पर हम लोगों ने देखा कि विभव कितना है, b बराबर kq/r²। और अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अगर लंबवत बिंदु पर अगर हम लोग विभव देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, 0। समझ रहे हो ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपके 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, सीधे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ऐसे, है ना। तो अगर कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही है, तो वहां पर विभव का मान कितना आता है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि विभव का मान kq/r² आता है। और अगर वो बिंदु उसके लंबवत है, ठीक है, लंबवत है किसके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो वहां पर विभव का मान कितना आता है, 0। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण
हम लोगों ने उसकी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विभव के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीज़ें आसान थी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।